हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सर एनसीईआरटी वाला के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कैरियर के प्रति भी पूरा समर्पित होंगे। बहुत अच्छी बात है, अपने कैरियर के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समर्पित होना और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम और सद्भाव और सम्मान का भाव रखना, ये एक अच्छे अभ्यर्थी और एक अच्छे देशभक्त की निशानी है। तो मेरे शब्दों से आपको समझ में आ गया होगा कि हम आप जो है आज मैं आपसे किस मुद्दे पर बात करूंगा। एक्चुअल में अगर मुद्दे की बात करें तो इस समय इश्यूज तो बहुत सारे हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के भी हैं और पॉलिटी में भी हैं, है ना, इकोनॉमी को लेकर के भी हैं। जिस तरीके से अमेरिका में आप देखिए टैरिफ को बढ़ाया गया है, तो विशेष करके एक एक मुद्दों पर हम आप चर्चा करेंगे डे बाय डे। लेकिन आज जो पहला मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सड़क से लेकर संसद तक जो है आप इस पर चर्चा और बहस देखने के लिए आपको मिल रही है। तो मेरे माध्यम से आपको जो है ये जो नया अमेंडमेंट बिल है ना, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लेकर के आया गया है और जो कि अब एक्ट बन चुका है, इस पर हम आप चर्चा करेंगे और यही हमारे चर्चा का जो है विषय है। और सिविल सर्विसेज के पर्पज से देखा जाए तो पेपर 2 का ये विषय है और कहीं कहीं देखा जाए तो पेपर 1 के सोसाइटी वाले एस्पेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखा जाए एक वक्फ बिल जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, यानी कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो लेकर के आया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन करने की बात की जा रही है, पारदर्शिता की बात की जा रही है और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिस पर हम आप जो है बातें करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो हम आप जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा तो आपके मन में तुरंत से एक प्रश्न आया होगा, ये कि सबसे पहले वक्फ क्या है। तो एक एक चीज को एकदम बिल्कुल बारीकी से हम आप देखेंगे कि एक्चुअल में विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है और इसकी थीम क्या है, और एक एक बारीकियों की जो है इसके जो नियम आए हैं, जो अमेंडमेंट करके जो संशोधन 14 संशोधनों को जो मंजूरी दी गई है, इसके एक एक एस्पेक्ट पे हम आप जो है काफी गहनता से बात करेंगे ताकि बिल्कुल एकदम स्पष्टता रहे, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे। और अगर ऐसा रह भी जाता है तो आप हमसे जो है डायरेक्ट फोन पर जो है हमारे दिए गए नंबर पर जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये क्लास जो है यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर ही अपलोड रहेगी, तो जहां पर भी आपको जरूरत पड़े आप हमसे जो है बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जो है इस विषय से रिलेटेड जो है उसको पा सकते हैं, है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये ध्यान रहे। ठीक, तो हम आप इसके विषय में चर्चा को प्रारंभ करते हैं और इसके एक एक पहलुओं के बारे को मतलब जानने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि वक्फ संशोधन विधेयक है ना, ये जिस पे हम आप चर्चा करने जा रहे हैं, वक्फ वक्फ अमेंडमेंट, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जहां पर लगेगा कि क्वेश्चन पूछना चाहिए बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में हम जानेंगे जो कि 2024 में आ रहा है, इसीलिए देखेंगे कि आप थीम ही है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2024। तो कैसे 2024, तो आइए सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि क्यों हम इस शब्द जो है 2024 का जो है यूज कर रहे हैं, ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें देख पा रहे होंगे कि ये लोकसभा की फोटो है। तो लोकसभा में सबसे पहले जो है इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, कब? 8 अगस्त 2024 को, यानी 8 अगस्त 2024 को इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी सदन में, यानी संसद में, लोकसभा में जो है पेश किया गया था। अब लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, आप पिछली पार्लियामेंट की कक्षाओं में आप इसको देख सकते हैं और इतना तो आपको पता ही है होगा, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा, और नहीं भी होगा तो आप हमारे बहुत सारे वीडियोस जो है डले हुए हैं यूट्यूब पर, जहां आप इनको देख सकते हैं। तो लोकसभा में
वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है 8 अगस्त 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए हम आप इसको जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से जानते हैं। और इस समय जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो आप देखिए तो फिर इस पर बहस शुरू हो रही है, इसके तथ्यों पर देखा जाए चर्चाएं काफी तीव्र हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि लोकसभा के द्वारा इस बिल को, यानी कि ये जो अमेंडमेंट बिल है, यानी ये जो संशोधित बिल है ना, संशोधन बिल है, इसको कहां पर, जेपीसी, आप देखिए लिखा हुआ है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्या कर दिया जा रहा है, सौंप दिया जा रहा है। तो अभी आपके भीतर एक प्रश्न आया होगा कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, यह जो है संयुक्त संसदीय समिति क्या है। तो जेपीसी संसद द्वारा गठित जो है एक अस्थायी समिति है, और ये जो एक अस्थायी समिति है यह किसी विशेष विषय पर गहन अध्ययन कर करके संसद को अपनी क्या करती है, रिपोर्ट सौंपती है। तो जगदम्बिका पाल जी के जो है नेतृत्व में जो है इस समिति का गठन किया गया, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है शामिल होते हैं। हालांकि लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो राज्यसभा से दोगुनी होती है। और इस समिति की अगर आप बात करें तो जेपीसी की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है कि जेपीसी ने जो जांच पड़ताल किया, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करें तो उसने जांच पड़ताल किया, जिस 40 संशोधनों को 8 अगस्त 2024 को सदन में पेश किया गया था उसमें से केवल 14 सिफारिशों को ही मंजूरी दी गई कि यानी इन 14 सिफारिशों पे ही क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। बाकी के जो मतलब जो संशोधन को शामिल किया गया था जिन प्रावधानों में, उसको जो है सभी को जो है स्वीकार नहीं किया गया। यानी इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जेपीसी जो है क्या करती है, किसी विशेष की गहनता से जांच पड़ताल करके और क्या करती है कि उस प्रावधान को, यानी कि जांच पड़ताल के पश्चात जो रिपोर्ट होती है वो सरकार को सौंपती है, और फिर इसे जो है सदन में चर्चा के लिए दोबारा लाया जाता है। तो आपको पता है कि दोबारा ये सदन में जो है चर्चा का विषय बना, और अभी हाल ही में जो है ये बिल जो है एक्ट के रूप में जो है शामिल हो चुका है, यानी एक्ट बन चुका है। यानी कि जेपीसी को देखा जाए 8 अगस्त 2024 को जब सदन में इस बिल को पेश किया गया तो जैसा विरोध और बहस अभी आप देख रहे हैं, तत्काल समय में भी ऐसा विरोध और बहस यानी चर्चाएं आपको देखने के लिए मिली। यानी सामान्य सी बात है कि अभी हम बात के परिणाम पर पहुंचेंगे, अंतिम पहलू तक पहुंचने तक, यानी हम बात की जब जांच परख कर रहे होंगे, हम बहुत सारी बातों को जानेंगे। तो एक सामान्य सी बात है कि अगर किसी की भी संपत्ति पर अगर देखा जाए इस तरीके से अगर दावेदारी को प्रस्तुत किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये विवाद की स्थिति होगी। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है विरोध से पहले। तो हम आप इसको एक एक क्रम से धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे। यानी 8 अगस्त 2024 को जब सदन में इसको पेश किया गया तो इन्हीं बहस, यानी सड़क से लेकर संसद तक जो बहस अभी आप देख रहे हैं, यही बहस जो है उस समय भी देखने के लिए मिला, जिसके कारण इसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया गया। और इस कमेटी ने अभी रिसेंट में आप देखेंगे कि फरवरी 2024 में जो है अपनी क्या दी है, रिपोर्ट दी है। और इस रिपोर्ट में कई सारे जो है देखा जाए तो जब जेपीसी का गठन किया गया था तो कई सारे संशोधनों को शामिल किया गया था, अमूमन 40 को, लेकिन जेपीसी ने लगभग 14 संशोधनों को क्या कर दी, मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी ये कहा गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो है जो 14 संशोधन पहले इसमें शामिल थे वक्फ अधिनियम के अंतर्गत जो है उसको क्या कर दिया, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ऐसे 14 मतलब देखा जाए प्रावधानों को जो है संशोधन की मंजूरी दी गई। इसी क्रम में आप देखेंगे कि रिपोर्ट सोचा और सदन में जो है इसके लिए जो है चर्चाएं और बहस जो है प्रारंभ होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम आप इस विषय को जान रहे हैं तो हमारे आपके भीतर सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये वक्फ क्या है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके भीतर आ रहा होगा, मन में आया होगा कि ये वक्फ क्या है ना। और दूसरा प्रश्न ये आ रहा होगा कि जो अधिनियम इतने लंबे समय से चलता चला आ रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल से ही हमें देखने के लिए मिलता है, अमूमन इससे पहले से भी, अभी हम आप उस ऐतिहासिक बैकग्राउंड की भी पूरी जानकारी को लेंगे कि क्या है और उसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे और एकदम स्पष्टता की तरह, एकदम बिल्कुल शीशे की तरह जो है एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो सबसे पहले प्रश्न आपके
अंदर इसी बात की जिज्ञासा जान रही होगी कि वक्फ क्या है, ये जानेंगे। दूसरा, जब इतने समय से इसमें चीजें चल रही थी तो ये अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, इसको करने के पीछे का कारण क्या है, ये अमेंडमेंट जो है क्यों किया जा रहा है, ये संशोधन क्यों किया जा रहा है। और तीसरा प्रश्न इसका होगा कि ये जो बिल है, जो कि बिल लेकर के आया गया था अगस्त में, है ना, 2024 में, अब ये एक्ट बन चुका है। अच्छा, इस पे भी समझते हैं। देखिए, जब सदन में किसी प्रस्ताव को पेश किया जाता है, ठीक, तो उसे प्रस्ताव यानी बिल कहते हैं। और जब दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वो एक्ट हो जाता है, एक अधिनियम बन जाता है ना। तो जब सदन में पेश किया जाएगा द बिल और लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी तो वो एक्ट बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है ना। तो वक्फ क्या है, दूसरा, इसमें संशोधन क्यों किया जा रहा है, और तीसरा जो है, यह जो बिल सदन में पेश किया गया है, इसके जो है कंसीक्वेंसेस, इंपैक्ट क्या होंगे, यानी कहने का मतलब है इसका परिणाम या प्रभाव क्या होगा। तीसरा जो हमारा आपका पहलू है वो है इसके परिणाम या प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले हम आप जो है वक्फ के बारे में जानते हैं कि भैया वक्फ क्या है, जिसको सड़क से लेकर सदन तक आप देख रहे हैं कि इतनी चर्चा और जो है इस पर बहस आपको देखने के लिए मिल रही है ना। तो हर दूसरा आदमी जो है इसी पर चर्चा कर रहा है, और अगर देखा जाए सैद्धांतिक रूप से किसी से पूछ लिया जाए तो बहुत कम ही लोगों को इसकी जानकारी है कि ये एक्चुअल में है क्या और ये कौन से सिद्धांतों में यानी परिवर्तन करता है। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, और जानकारी का अभाव भी कहीं ना कहीं क्या है, वैमनस्य को बढ़ावा देता है, विरोधाभास को बढ़ावा देता है ना। तो देखते हैं कि वक्फ क्या है। तो देखिए, एक सामान्य सी बात, आइए हिंदू के कॉन्सेप्ट से, हिंदू के कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो है रिलीजियस पर्पस, बिल्कुल आराम से एक एक चीजों को देखेंगे, रिलीजियस पर्पस या ये कह सकते हैं चैरिटेबल पर्पस, है ना। हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि रिलीजियस पर्पस या चैरिटेबल पर्पस से क्या कर दिया जाता है, एक ट्रस्ट बना दिया जाता है धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या फिर अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चाहे वो शिक्षा देने के उद्देश्य की पूर्ति से संबंधित हो सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य हो सकता है ना। तो एक ट्रस्ट का निर्माण कर दिया जाता है, आपने अपने पास देखा ही होगा। तो अगर रिलीजियस पर्पस की अगर हम आप बात करें तो आपने अपने आसपास के मंदिरों की अगर हम बात करें तो मंदिरों के लिए अलग अलग ट्रस्ट को देखा होगा, यानी टेम्पल के लिए अगर हम बात करें तो टेम्पल के लिए आपने अलग अलग ट्रस्ट को देखा होगा, है ना। और जैसे ट्रस्ट को देखा होगा, जैसे भारत की ही अगर बात करें तो भारत में अगर हम, है ना, भारत की ही अगर हम बात करें तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है जितने भी मंदिर आपको दिखेंगे सभी में आपको देखा जाए लगभग ट्रस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो ये जो ट्रस्ट है, यानी जैसे आप उत्तर में चले जाइए तो वैष्णो माता ट्रस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बनारस देखें, जो हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अगर हम आप बनारस की बात करें तो वहां काशी विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्ट मिल जाएगा। माता अन्नपूर्णा जो कि 24 घंटे जो है निःशुल्क भोजन वहां पर आपको प्राप्त होता है ना। तो वो क्या है, एक ट्रस्ट के अंतर्गत ही आता है। साथ ही अगर आप यहां तक कि आप चले जाइए, वैष्णो माता का उदाहरण हमने आपको दिया, दक्षिण में चले जाइए तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट, यानी मंदिरों से रिलेटेड जो है आपको बहुत सारे ट्रस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक्चुअल में ये जो ट्रस्ट होता है, इस ट्रस्ट में क्या करते हैं कि लोग अपनी संपत्ति को क्या करते हैं, ट्रस्ट में जो है अपनी संपत्ति को क्या करते हैं, अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टी को लोग डोनेट करते हैं,
लेकिन ये जो डोनेट करते हैं ये स्वेच्छा से होता है। और दूसरा बात, मैं अपनी ही संपत्ति को क्या करूंगा, डोनेट करूंगा, किसी दूसरे की संपत्ति को नहीं कह दूंगा कि भैया ये आज से जो है क्या है, ये ट्रस्ट की संपत्ति है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता। मैं अपनी ही संपत्ति का दान कर सकता हूं, दूसरे की संपत्ति का दान नहीं कर सकता हूं। तो आप समझ रहे होंगे कि विवाद किस चीज को लेकर के है ना। तो विवाद दोनों तरफ से है और समाधान भी, कंक्लूजन भी दोनों तरफ का आपको बताऊंगा कि क्या इसके अंतर्गत हो सकता है। तो फिर से एक बार देखिएगा, हमने कहा कि वक्त के बारे में हमने बताया कि हिंदुओं में एक कॉन्सेप्ट है जिसे रिलीजियस पर्पस या चैरिटेबल पर्पस से क्या कर दिया जाता है, ट्रस्ट का निर्माण कर दिया जाता है। तो ट्रस्ट के अंतर्गत हमने मंदिर को लिया और मंदिर में हमने कहा कि पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनेकों ट्रस्ट मंदिरों से जो है, मंदिरों के आपको दिखाई देंगे। और इन मंदिरों में लोग क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को डोनेट करते हैं, अपनी संपत्ति को जो है दान करते हैं। तो आपने सुना होगा कि किसी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है 100 किलो सोना चढ़ा दिया, तो तिरुपति बालाजी में जो है 100 किलो सोना चढ़ा दिया, किसी ने जो है किसी प्रकार का भूमि ही जो है मंदिर को दान कर दी, है ना, ट्रस्ट को दान कर दिया। तो ये क्या है, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उसकी जो अपनी संपत्ति है उसको क्या कर दे रहा है, दान कर देता है। अलग अलग मंदिरों के लिए भी हमने कहा कि जो है ट्रस्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी इस ट्रस्ट में लोग अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और जब अपनी प्रॉपर्टी को इस ट्रस्ट में लोग डोनेट करते हैं तो एक्चुअल में ये जो ट्रस्ट है ये क्या काम करता है, तो ट्रस्ट जो होता है, ये जो डोनेट की गई प्रॉपर्टी है, इस डोनेट की गई प्रॉपर्टी का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। यानी ये कह सकते हैं कि उसका प्रबंधन करता है, प्रबंधन करता है। तो ये जो ट्रस्ट आप देख रहे हैं इसे आप रिलीजियस ट्रस्ट भी कह सकते हैं, है ना। ये ट्रस्ट जो है एजुकेशनल ट्रस्ट भी हो सकता है, एजुकेशनल ट्रस्ट भी हो सकता है। ये जो है चैरिटेबल, है ना, ये हो सकता है। ऐसे ही मुस्लिमों में क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे वक्फ कहा जाता है। मुस्लिमों में एक कॉन्सेप्ट है जिसे क्या कहते हैं, वक्फ कहा जाता है। तो हिंदुओं में जो ट्रस्ट है, मुस्लिमों में वही क्या है, वक्फ है। लेकिन सिद्धांत और व्यवहार में दोनों में कई सारे अंतर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ट्रस्ट से संबंधित एक सामान्य सा सिद्धांत है, एक जनरल कॉन्सेप्ट या थ्योरी कह लीजिए, ये है कि ट्रस्ट में आप अपनी ही संपत्ति का दान कर सकते हैं, किसी दूसरे की संपत्ति को आप ट्रस्ट में दान नहीं कर सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे हिंदुओं में ट्रस्ट है वैसे मुस्लिमों में क्या है, वक्फ है। तो एक्चुअल में ये जो वक्फ है ना, वक्फ है, ये एक अरेबिक लैंग्वेज, अरेबिक भाषा का एक शब्द है जिसका मीन होता है क्या, जिसका अर्थ होता है क्या, समर्पित कर देना। समर्पित कर देना, इसका मतलब क्या है, तो इस्लाम में वक्फ के अर्थ की बात करें तो अपनी किसी संपत्ति को स्थायी रूप से, है ना, परमानेंट तरीके से अल्लाह के नाम पर उसे क्या कर देना, खुदा के नाम पर क्या कर देना, समर्पित कर देना। अल्लाह के नाम पर उसे समर्पित कर देना या फिर अल्लाह के नाम पर उसे दान कर देना। क्यों दान कर देना, क्यों समर्पित कर देना, क्यों डोनेट कर देना, ताकि उस संपत्ति का प्रयोग जो है सोशल, इकोनॉमिकल, वेलफेयर, रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। यानी कि हमने वक्फ के संदर्भ में आपको बताया कि अरेबिक भाषा का यानी अरेबिक लैंग्वेज का जो था एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समर्पित कर देना। और समर्पित करने से हमने आपको बताया कि इस्लाम में इसका अर्थ है कि संपत्ति को स्थायी रूप से अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर जो है दान कर देना।
और दान करने के पीछे का पर्पस यह है डोनेट करने का कि इससे सोशल, इकोनॉमिकल, वेलफेयर और रिलीजियस पर्पस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कि यह धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी दान किया जा सकता है ना? यानी एक तरीके से कल्याणकारी, दान के पीछे का जो भाव है वो क्या है? कल्याणकारी भाव है, यानी वेलफेयर। तो कुल मिला जुला कर कहना है कि संपत्ति को दान कर देना है। अब यहां आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि ये जो वक्फ की अवधारणा है, एक्चुअल में वक्फ जो ये कॉन्सेप्ट है, ये भारत में कब आया? इसका कॉन्सेप्ट जो है भारत में कब से है? एक्चुअल में देखेंगे तो वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है, वक्फ की जो अवधारणा है, यह भारत में जो इस्लामिक हैं, यानी ये कह सकते हैं कि भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही जो है इसका अराइवल जो है भारत में हो चुका था। तो भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही आप देखेंगे कि यह भारत में आई, और आप देखेंगे विशेष करके दिल्ली सल्तनत, विशेष करके दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लगभग 1206 से आप बात कर लें 1526 की, मुझे विश्वास है आप सबको ये ईयर याद होगा, और 1526 से जो है 1857 में, यानी वक्त का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में जो है इस्लाम के आगमन के साथ ही हो चुका था। विशेष करके दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के समय आप देखेंगे कि मुस्लिम शासकों और अमीर व्यक्तियों के द्वारा जो है मस्जिदों के लिए, अस्पतालों के लिए, मदरसों के लिए, सरायों के लिए संपत्ति को वक्फ किया जाता था। यानी इस्लाम के आगमन के साथ ही जो है भारत में वक्फ की उत्पत्ति, या कह सकते हैं वक्फ की अवधारणा को देखा जा सकता है। इसका मतलब ये निकल करके आता है, इसका अर्थ ये निकल करके आता है कि अल्लाह के नाम पर जो है, खुदा के नाम पर परोपकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, है ना, और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या कर दिया जाना? अपनी संपत्ति को जो है दान कर देना। और अपनी, आप जिस संपत्ति को दान कर रहे हैं, यानी जिस संपत्ति को जो है डोनेट कर रहे हैं, वह संपत्ति जो है मूवेबल भी हो सकती है, जिसको आप चल संपत्ति कहते हैं, मूवेबल भी हो सकती है, और वह संपत्ति जो है इनमूवेबल भी हो सकती है। अचल संपत्ति भी हो सकती है। यानी आपने जो है अपनी संपत्ति का दान किया, चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे वो अचल संपत्ति हो, आपने जो है उस प्रॉपर्टी को जो है क्या कर दिया? दान कर दिया। और आपने जिस प्रॉपर्टी को जो है डोनेट किया है ना, अब उसका यूज क्या है? तो एक्चुअल में उसका यूज क्या है? उसका यूज, आप जो आपने संपत्ति दान किया है, उस संपत्ति का यूज आप जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर्पस से नहीं कर सकते हैं, यानी व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो नहीं होगा। यानी आपके पास ये भूमि का टुकड़ा है और आपने क्या कर दिया? इस भूमि के टुकड़े को जो है दान कर दिया। तो ये जो भूमि का टुकड़ा है, ये जिस ट्रस्ट को आपने दान कर दिया है, ऐसा नहीं है कि उस भूमि से जितना अनाज निकलेगा वो सब आपके घर पहुंचा दिया गया, बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य जो है सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति से है, यानी सबके उत्थान से होगा, सबके कल्याण से जुड़ा होगा। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि वक्त में भी आपने जिस प्रॉपर्टी, चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे वो अचल संपत्ति हो, उस प्रॉपर्टी को अगर डोनेट किया है तो उसका यूज जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं होगा, बल्कि उसका यूज किस पर्पज से किया जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है उसका यूज किया जाएगा। यानी यहां से जो पॉइंट्स हमें निकल करके आते हैं, जो बातें हमें निकल कर आती हैं, वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई होंगी। यानी ट्रस्ट में आपने जिस संपत्ति को दान किया है, पहले तो ये स्पष्ट है कि वो एक परमानेंट डोनेशन होगा।
एक परमानेंट डोनेशन होगा। परमानेंट डोनेशन का मतलब है कि दोबारा उसे सेल नहीं किया जा सकता, उसे दोबारा जो है परचेज नहीं किया जा सकता, और उसका यूज आप जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी स्पष्ट हुई बात। दूसरा, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा यानी उद्देश्य जो होगा वो क्या होगा? रिलीजियस, वेलफेयर, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के लिए ही क्या हो सकता है? इसका यूज हो सकता है, दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं हो सकता है। तो जैसे इसके उदाहरण आप देखें, मस्जिद, क्या इसका यूज पर्सनल उद्देश्यों की पूर्ति, पर्सनल यूज के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। मदरसा पर्सनल उद्देश्य के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल, अनाथालय, ऑर्फनेज, एकदम जड़ से जो है बात को जानेंगे, एकदम सतही स्तर से, एकदम ग्राउंड लेवल से जाकर के हम आप क्या करेंगे? जानकारी को एकत्रित करेंगे, ताकि मन में कोई संदेह और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न न रह जाए, और रह भी गया तो मैं हूं फिर उसके लिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, यानी ये कह सकते हैं कि धार्मिक, परोपकारी और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए जो है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है इसका यूज किया जाएगा, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो जन सेवा केंद्र हो, चाहे ये कह सकते हैं अनाथालय हो। और डोनेट की गई जो संपत्ति है, डोनेट की गई जो संपत्ति है, तीसरा पॉइंट हमको आपको ये समझ में आ रहा है इसमें कि जो डोनेट की गई संपत्ति है, जिसको आपने अपनी संपत्ति को डोनेट किया है, उसके मैनेजमेंट, उसके मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? वक्त करेगा। यानी अभी तक में हमें आपको जो है ये तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट हुई हैं। एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करता हूं, और ताकि एकदम स्पष्टता रहे। ठीक, 30 सेकंड लूंगा बस। तो वक्त कॉन्सेप्ट जो है, हमने कहा कि इस्लाम के आगमन के साथ ही भारत में आ गया था, और दिल्ली सल्तनत और देखा जाए मुगल साम्राज्य के समय जो है, आप देखेंगे कि जो शासक हैं उस समय के, जो अमीर व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो है संपत्तियों को वक्त किया जाता था, ताकि देखा जाए तो वो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, है ना, यानी धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है उसका उपयोग किया जा सके। और इन्हीं उद्देश्यों के पर्पज से हमने कहा कि जिस संपत्ति को आप डोनेट कर रहे हैं वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, यानी चल संपत्ति भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है। और जिस प्रॉपर्टी को आपने डोनेट किया है उसका यूज जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, उसका यूज किया जाएगा किसके लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाएगा। तो कुछ पॉइंट हमें निकल करके ये आते हैं कि जिस संपत्ति को आपने डोनेट किया है, पहली बात तो यह परमानेंट डोनेशन होगा, इसको दोबारा सेल नहीं किया, इसको दोबारा सेल नहीं किया जाएगा, परचेस नहीं होगा, और साथ ही साथ है क्या? पर्सनल ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ये यूज नहीं होगा। दूसरा बात, रिलीजियस वेलफेयर, इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रिलीजियस के उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चाहे वह सामाजिक हो चाहे वह आर्थिक हो, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। और तीसरी बात हमने कहा कि जिस संपत्ति को आपने डोनेट किया है उसको मैनेजमेंट करने का काम, यानी उसको मैनेज करने का काम किसका होगा? किसका होगा? वक्त का होगा। यानी स्पष्ट में आ गया कि वक्त के अंतर्गत, यानी आपने जिस संपत्ति को डोनेट किया है उस संपत्ति के प्रबंधन करने का काम जो है वक्त करेगा, और वक्त के द्वारा ही देखा जाए तो उस संपत्ति के प्रबंधन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति को जो है किया जाएगा। यानी इतनी बातें हमें स्पष्ट हो गई। अगर हम आप इन सब के उदाहरण के रूप में देखें, हमने कहा कि वक्त के अंतर्गत जिस संपत्ति को डोनेट किया गया है उसका उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और ये कह सकते हैं धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो अगर हम मुस्लिमों में इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अजमेर शरीफ। तो जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो एक्चुअल में आप देखेंगे कि वहां पर भी जो है क्या 24 घंटे गरीबों को भोजन कराने का काम किया जाता है। वहां का किचन भी काफी बड़ा है ना।
आपने देखा भी होगा। साथ ही साथ आप जैसे देख लीजिए, आपने कभी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर आप गए होंगे, वहां पर भी आपने देखा होगा कि काफी मतलब वो जो है आपको स्वर्ण मंदिर जो देखने के लिए मिलेगा, वहां पर भी जो है क्या है, बहुत बड़ा जो है ये ट्रस्ट के अंतर्गत जो है वहां पर भी जो है 24 घंटे भोजन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही आप देखेंगे अजमेर शरीफ के साथ साथ देखा जाए, हमने कहा सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ अगर आप दूसरे उद्देश्यों की अगर आप बात करें, जैसे हमने कहा कि भोजन कराने का काम करती है 24 घंटा अजमेर शरीफ की दरगाह, दर्शन तो हो ही रहा है, धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो वक्त की संपत्ति है ही है, और साथ ही साथ क्या है, कल्याणकारी भावना से यानी वेलफेयर देखा जाए डेवलपमेंट भी कर रहा है, यानी ये कह सकते हैं वेलफेयर उद्देश्यों को भी, कल्याणकारी भावना की भी पूर्ति कर रहा है। इसी तरीके से आप एएमयू को ले लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना ही वक्फ की संपत्ति के अंतर्गत की गई थी। अब उद्देश्य क्या है इसका, पठन पाठन करना है ना, तो अल्पसंख्यक वर्गों को देखा जाए शिक्षित करना, उनके अंदर शिक्षा का विकास करना, उनके अंदर स्किल को डेवलप करना, समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल करना, और क्या है। अब आप अगर दूसरे नजरिए से देख रहे हैं तो ये आपके लिए समस्या है, लेकिन मैं एज ए फैकल्टी, मैं एज ए टीचर, मैं जिस विषय को पढ़ा रहा हूं, मेरा नजरिया ही सबको एक समान देखने का होगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए इस प्रकार का जो है कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो हम आप इसको ऐसे देखेंगे। यानी अब हमें समझ में स्पष्ट तरीके से ये आ रहा है कि ये जो वक्फ है ना, यानी ये जो ट्रस्ट है, ये कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, इस्लामिक परंपरा का एक, इस्लामिक परंपरा का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जरूरतमंदों की मदद करता है, धार्मिक स्थलों का रख रखाव भी करने का काम करता है, धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, लोगों को शिक्षित करने का काम करता है, यानी इसके माध्यम से इसकी जो भी भूमि है वो वेलफेयर के उद्देश्य है, यानी सामाजिक कल्याण की बात करें, सोशल वेलफेयर के उद्देश्य से, यानी कुल मिला जुलाकर इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, सोशल वेलफेयर। तो हमने कहा कि इसकी शुरुआत जो है इतिहास से ही आप कहेंगे कि भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही जो है भारत में हो गई थी। तो हमने सबसे पहले आपको जो बताया कि दिल्ली सल्तनत, अभी हम आप धीरे धीरे अपने विषय में प्रवेश कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो लगभग आधा हम आप प्रवेश कर चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत की जब हम आप बात करते हैं, अनेक शासकों के द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत के जो है धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी ये कह सकते हैं कि धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए अपनी संपत्ति को जो है क्या किया, वक्फ किया, वक्फ किया। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है प्राचीन समाज में आप देखेंगे, मतलब प्राचीन इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो वक्फ की संपत्ति थी, और साथ ही साथ आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता, इब्न तूता है ना, जो कि अफ्रीका से आया हुआ था, एक यात्री था, है ना, इब्न तूता को जो है इस मकबरे के रखरखाव के लिए, यानी ये कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उसके रख रखाव के लिए जो है मोहम्मद इब्न बतूता को, इब्न बतूता को इसका क्या नियुक्त किया था, मुतवली, मुतवल्ली जो है यूज किया था। एक्चुअल में मुतवल्ली का मतलब होता है ट्रस्टी, इंग्लिश भाषा में अगर कहें तो ये उर्दू भाषा का शब्द है। तो ट्रस्टी होता है जो ट्रस्ट के प्रबंधन का, मैनेजमेंट का जो है काम करता है। अब ये शब्द जो आप बार बार न्यूज़पेपर में और जो है बहस में, चर्चा में जो सुन रहे थे, ये अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये क्या है, मुतवल्ली क्या है, यानी ये क्या है, ये ट्रस्टी है जो ट्रस्ट के मैनेजमेंट का काम करता है। तो पहले, सबसे पहले इब्न तूता को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उसको मुतवल्ली नियुक्त कर दिया उस मकबरे के लिए। फिर हमने दूसरी बात आपसे की थी, हमने कहा कि मुगल काल में भी एक सेकेंड, पेन कुछ डिस्टर्ब है लेकिन भाव बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है, तो थोड़ा भावनाओं को भी समझिएगा,
ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगी जब ये रिदम पकड़ती है। जैसे मेरा इंजन गर्म होता है, इसका भी होता है, तो थोड़ी सी सुविधा के लिए जो है माफी चाहूंगा। लेकिन भाव स्पष्ट है, थीम स्पष्ट है, सब्जेक्ट बिल्कुल स्पष्ट है, ये आपको समझ में आएगा। इसको समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मुगल काल में आप देखिए कि जो शाहजहां है, शाहजहां के द्वारा जो है जामा मस्जिद, है ना, जामा मस्जिद की बात करें तो उस संपत्ति को, अपनी संपत्ति को वक्फ किया गया। ताजमहल की बात कर लीजिए, अच्छा आगरा में है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, हाँ ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक, तो ताजमहल को भी जो है वक्त की संपत्ति जो है घोषित किया। एक्चुअल में ताजमहल की अगर आप बात करें तो उसके आसपास के 30 गांवों की संपत्ति को ताजमहल के निर्माण के लिए संपत्ति को जो है वक्त किया गया था। ऐसा इतिहास बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। और विवाद भी क्या है, यहीं से उठा है। विवाद तो पहले से था, डिस्प्यूट तो पहले से था, लेकिन जो है ताजमहल को लेकर के विवाद की स्पष्टता क्या है, बढ़ती चली गई, है ना। तो जब ताजमहल को जो है वक्त की संपत्ति घोषित किया गया, है ना, तो एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जो भारत के पुरातत्व स्थलों की जो है जांच पड़ताल खोजबीन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। और जो ताजमहल को जो वक्त की संपत्ति घोषित किया गया था, कोर्ट ने कहा कि इससे संबंधित कोई प्रमाण है तो लेकर के आइए, है ना, तब हम मानेंगे कि यह वक्त की संपत्ति है। तो इससे संबंधित कोई प्रमाण है ही नहीं। तो एक्चुअल में अगर आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वक्त अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, है ना, हमने कहा कि इस्लाम के आगमन के साथ ही आ गया था। तो इस्लाम के आगमन के साथ जब भारत में आया तब तो सैद्धांतिक स्तर पर था नहीं, ये बिल और एक्ट के रूप में तो था नहीं, ये तो एक परंपरा का हिस्सा था। तो इनका इस्लाम का कहना यह है कि, यानी कि देखा जाए मुस्लिम के अंतर्गत ये कहना है कि ये जो वक्त की संपत्ति है जो लंबे समय से प्रयोग में आ रही है, यानी कि प्राचीन काल में जब देखा जाए इसका इस्तेमाल जो है दिल्ली सल्तनत के समय में या फिर मुगल शासकों के द्वारा इसका प्रयोग शरायत के रूप में किया जाता था। तो ये जो संपत्ति है ये वक्त की संपत्ति है, यानी उसका कागज हो चाहे न हो, प्रमाण हो चाहे न हो, जिसको यूज किया गया है वो वक्त की संपत्ति है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है कि हमें आपको शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब यह है कि जो प्रैक्टिस में भी है, जो यूज में भी है लगातार, वो भी क्या है, वक्त की संपत्ति है। इसी बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण विवाद उत्पन्न हुआ। तो दिल्ली मुगल काल के अंतर्गत जो है शाहजहां के द्वारा बनाई जामा मस्जिद और ताजमहल देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब हम थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से आगे बढ़ते हैं और इसके बाद शासन किसका आएगा, काल कौन सा आएगा, ब्रिटिश काल, जो 1857 से 1900 47 तक का काल होगा। अच्छा, इतिहास में जो काल विभाजन भी है वो किस आधार पर होता है, आपको इनमें से कोई जानकारी है? नहीं है ना। एक्चुअल में आप जिसको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में, यानी हिस्ट्री को एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में बांट करके देखते हैं, वो एक्चुअल में पुराने सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जब एक नया परिवर्तन शुरू होता है ना, तब उसे हम आप जो है काल विभाजन के रूप में, यानी एरा को बांट करके देखते हैं, उसका पार्टीशन कर देते हैं इस तरीके से ईयर में। तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें मैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में राजा जो है सबसे सशक्त वर्ग हुआ करता था, यानी कि शासन जो हुआ करता था। एक बार बता दे रहा हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना, जो शासन था वो कैसा था, सेंट्रलाइज था, यानी केंद्र में राजा हुआ करता था, है ना, और राजा के माध्यम से ही पूरा शासन हुआ करता था, उसी का पूरा वर्चस्व हुआ करता था, है ना। राजा की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था पूरे उसके उतने बड़े साम्राज्य में,
है ना, और गलती कर देने पर 6 इंच क्या कर दिया जाता था, सीधे यहां से छोटा कर दिया जाता था। तो ये एंशियंट हिस्ट्री है। लेकिन मेडाइवल हिस्ट्री में आप देखेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री में परिवर्तन होगा। ये शक्ति का जो पावर जो है सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था, वो अब क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। और डिसेंट्रलाइज जब होगा तो आप देखेंगे कि क्षेत्र का विभाजन होगा। तो पहले ये राजा जो है एंशियंट हिस्ट्री में जो है पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अकेले कर रहा है, लेकिन जब राजा थोड़ी सी कमजोर भूमिका में हुआ तो उसने क्या कर दिया, क्षेत्र का बंटवारा कर दिया, और क्षेत्र के बंटवारे के अंतर्गत जो है क्या नियुक्त कर दिया, अलग अलग क्षेत्रों में फ्यूडल, जिसको आप क्या कहते हैं, सामंत नियुक्त कर दिया। और सामंतों के माध्यम से, यानी राजा का जो है इस क्षेत्र में जो है क्या है, शासन तो है ही है, साथ ही साथ देखा जाए उसने फ्यूडल, जैसे ये F1 हो गए, ये फ्यूडल 2 हो गए, ये फ्यूडल 3 हो गए, ये फ्यूडल 4 हो गए, जैसे 4 क्षेत्रों में इसने बांट दिया। तो ऐसी स्थिति में इनके माध्यम से ये शासन प्रशासन चलाने का राजा के द्वारा जो है कार्य किया जाता था, है ना। यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, और इन सभी को, जितने भी सामंत है, सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्मी, सभी से संबंधित नियम कायदे बनाने का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का अधिकार दिया गया। और यही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग, जब इनको आर्मी भी रखने का अधिकार दे दिया गया, सेना भी रखने का अधिकार दे दिया गया, तो जब ये बताइए कि ये फ्यूडल 1 के पास, राजा के पास मान लेते हैं कि सैनिकों की संख्या जो है 100 है, और जो सामंत है उन्हें भी कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में जो है सेना को नियुक्त कर सकते हैं। तो फ्यूडल ने भी क्या किया कि बहुत अच्छी बात है, इसने जो है क्या कर दिया, रोग आके 60 सैनिक नियुक्त कर लिया, और दूसरे वाले फ्यूडल ने क्या कर दिया, इसने भी जो है 60 सैनिक नियुक्त कर लिया। अब ये बताइए कि इसके सैनिक राजा से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए, इसकी आर्मी राजा से ज्यादा, इन्होंने ही राजा को चैलेंज कर दिया, है ना। पूरा मेडाइवल हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी शासन के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, शासन सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज में परिवर्तन हुआ। तो यही जो है प्राचीन से क्या है, मेडाइवल हिस्ट्री में चेंज हुआ। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आते आते जो है अंग्रेज भारत पर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है, और भारत पर राजनीतिक नियंत्रण को क्या कर लेती है, स्थापित कर लेती है। ठीक, तो शासन के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले आप देखेंगे सेंट्रलाइज्ड, फिर डिसेंट्रलाइज्ड, फिर कॉलोनियल स्टेट बना करके, यानी कॉलोनियल राज्य बना करके भारत पर जो है क्या किया गया, भारत पर शासन किया गया, औपनिवेश बना करके भारत में शासन किया गया। उसे आप मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में देखते हैं, और अभी आप वर्तमान स्वरूप में जी रहे हैं। यानी ब्रिटिश काल में भी आप देखेंगे कि जो है ब्रिटिश काल में वक्फ प्रॉपर्टी के लिए भी जो है इन्होंने भी क्या किया, जाहिर सी बात है कि औपनिवेशिक शक्तियां हैं, और औपनिवेशिक शक्तियां जो है विशेष रूप से किसी न किसी कानून के अंतर्गत जो है भारत में परिवर्तन को ला रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ना, तो वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने जो है लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया। एक लीगल फ्रेमवर्क, जिसको कानूनी ढांचा बोलते हैं, कानून के अंतर्गत जो है इसको लेकर के आए, और कानून के अंतर्गत लेकर के आए तो 1923 में और 1935 में जो है इसके लिए जो है वक्फ लॉ बनाया, वक्फ कानून जो है बनाया। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जो प्रैक्टिस के अंतर्गत जो है वक्फ आता था, जो संपत्ति आता था, ये जो ट्रस्ट आता था, इसको एक लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेकर के आए। यानी ये कह सकते हैं एक लीगल ढांचे के अंतर्गत जो है इसको लेकर के आ गए। और 1923 में और 1935 में, यानी 1923 और 1935 में इससे संबंधित जो है लॉ बनाने की बात हुई। ठीक, और चौथा पक्ष अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे, तो आप अगर ये स्केच चाहिए होगा, अगर आप हमारे साथ बनाए रहेंगे तो क्लास में इन्वॉल्व रहेंगे। एक्चुअल में एक बात आपको मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों का कहना है कि सर ऑनलाइन कक्षा, ऑफलाइन कक्षा, कई बार आप ऑफलाइन कक्षा में भी भीड़ में बैठ के अकेले रहते हैं। जितने भी लोग ऑफलाइन कक्षा कर रहे हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? और जितने भी लोग ऑनलाइन कक्षा कर रहे हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैटर ये कहता है कि आप पढ़ाई में इन्वॉल्व कितना है ना, पढ़ाई को कितना सीरियस आप ले रहे होते हैं। तो एक होता है तैयारी करना सिविल सर्विसेज की, और एक होता है क्या हो, तैयारी का हिस्सा होना। यानी एक होता है एक्चुअल में तैयारी करना, और दूसरा होता है क्या, एक्टिंग करना। तो अब आप एक्टर हैं कि डायरेक्टर हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है पढ़ाना और क्वेश्चन पूछना, और जब नहीं आएगा तो दोबारा बताना। मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। जीवन आपका है, फ्यूचर आपका है,
आप तय करिए कि वो कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे ब्राइट हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजें। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत में। अच्छा, 15 अगस्त 1947। ठीक, एकदम सही हैं आप। 15 अगस्त 1947, चलिए 1947, 1947 में भारत जो है आजाद हुआ। और भारत के आजादी के पश्चात जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो है 1954 में जो है वक्फ बिल को जो है, मतलब वक्फ जो है एक्ट बनाया गया, वक्फ अधिनियम जो है बनाया गया। क्यों? क्योंकि पहली बार जो है जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ करके भारत ने स्वयं को एक संविधान दिया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और भारत की सरकार, भारत की संसद ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और स्वतंत्र रूप से काम करते हुए देखा कि 1923 और 1935 का जो लॉ है, जो कि वक्त से संबंधित है, उसमें क्या है, कुछ खामियां हैं। उस कमियों को दूर करके, उसमें रेगुलेशन करके, उसमें सुधार करने का जो है प्रयास किया। तो 1954 में पार्लियामेंट के द्वारा जो है सबसे पहले जो है आजादी के पश्चात जो है 1954 में इससे संबंधित जो है एक्ट लेकर के, वक्फ एक्ट जो है लेकर के आया गया। ठीक, और वक्फ एक्ट बना, बिल लेकर के आया गया और एक्ट के रूप में ये जो है अधिनियमित किया गया। और जिसके पश्चात जो है 1995 और बीच बीच में भी कई संशोधन हुए, जब काउंसिल को जोड़ा जा रहा है, वक्फ बोर्ड को जोड़ा जा रहा है, और 2013 में जो है संशोधन जो है किए गए, है ना। तो 1995 और 2013 में जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है, किसमें, इस वक्त अधिनियम में, है ना। और वर्तमान समय की अगर हम आप बात करते हैं, तो ये जो 1995 का जो मतलब जो कानून है ना, इसी के संदर्भ में 8 अगस्त 2024 को जो है पार्लियामेंट में बिल लेकर के आया गया था। जो अब क्या है, बिल लेकर के आया गया, ध्यान से सुनिएगा। इसे जगदम्बिका पाल की जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को जो है इसके जांच पड़ताल के लिए, यानी एक अस्थाई समिति जो है जेपीसी, इस विषय पर गहन अध्ययन करने के लिए सौंप दिया। और इस जेपीसी ने क्या किया, जेपीसी ने जो है अपनी रिपोर्ट दी कब, अपनी रिपोर्ट जो है फरवरी 2025 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। और फिर दोबारा इसको सदन में पेश किया गया। अब जब दोबारा सदन में पेश किया गया, तो लोकसभा के द्वारा इसे कब, 2 अप्रैल को, है ना, राज्यसभा के द्वारा जो है इसे 3 अप्रैल को, याद करिए संसद का सदन जो है रात्रि के 2-2:30 बजे तक चल रहा है। पहले लोकसभा भी चली और वैसे ही राज्यसभा भी चली। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश की जो सरकार है, वो अपने कार्यों को लेकर के कितनी प्रतिबद्ध है कि वो सदन में बैठ करके 24 घंटे काम करने की क्षमता को रखती है ना। उसने घड़ी की सुइयों को भी आगे कर दिया। यानी हम आप जो है जैसे ही छुट्टी, अभी क्या है, अभी क्लास चल रही है, पता है कि कक्षा 2 और 2.5 घंटे की चलती है, जैसे ही कक्षा में बैठते हैं वैसे ही जाने की क्या होती है, होड़ मची रहती है कि बस क्लास शुरू होते ही आगे जो बैठा है उसको छोड़िए, पीछे का बच्चा तो सबसे पहले निकल के भागना चाहता है कि बस कितना जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊं, है ना। तो आपके हिसाब से तो हमारे देश के तो जो नेता है वो बेहतर ही काम कर रहे हैं, आपके जैसे तो नहीं ही है ना। ठीक, तो आप देखिए कि जेपीसी ने राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, यानी पहले लोकसभा के द्वारा, फिर राज्यसभा के द्वारा, और फिर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्या कर दी गई, इसको मंजूरी दी गई। और जब मंजूरी दी गई तो ये बिल जो है क्या है, एक्ट के रूप में परिवर्तित हो गया, एक अधिनियम के रूप में शामिल हो गया, अधिनियम बन गया, एक एक्ट बन गया। और ये 14 जो संशोधन थे, उसको इस अधिनियम के माध्यम से जो है इस 14 संशोधन को जो है क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ठीक, यानी 8 अगस्त 2024 को बिल पेश किया गया। आप देखिए कि कहानी कहां से आ रही है,
दिल्ली सल्तनत, मुगल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्र भारत, पार्लियामेंट, 1954, 1995, 2013 अमेंडमेंट हो रहा है 1995 के इस कानून में। ये एरो के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से हमने दिखाया और 8 अगस्त को जो है बिल सदन में पेश किया गया, लेकिन बहस और चर्चा के कारण इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति क्या करती है ये हमने आपको बताया है, ठीक। और भी अगर देखना है तो आप हमारे किसी वीडियो को यूट्यूब पे दिया होगा, नहीं भी होगा तो आप बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा क्या काम करती है, उसके फंक्शन क्या है, कैसे काम करती है। इसने रिपोर्ट पेश की फरवरी में और लोकसभा के द्वारा 2 अप्रैल को, राज्यसभा के द्वारा 3 अप्रैल को, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात जो है यह क्या बन गया, एक कानून बन गया। यानी ये है इसके पीछे की कुल कहानी। तो अभी तक तो हमें सामान्य बात ही देखी और सब कुछ हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है और किसी भी प्रकार का हमें जो है विरोधाभास देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जब विरोधाभास देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर तो प्रश्न आ रहा है कि सर विवाद क्या है। तो विवाद को देखने के लिए हमें आपको फिर इतिहास में जाना होगा, है ना। तो अभी तो हमने देखा कि परंपरा का हिस्सा था। प्राचीन काल में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के समय में, मध्यकाल में हमने देखा कि मुगल साम्राज्य के समय में, और ब्रिटिश काल में देखा कि हमने जो है एक कानून के रूप में जो है वक्फ एक कानून के रूप में शामिल हुआ, यानी लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने उसको शामिल किया, है ना। अभी कोई समस्या नहीं दिख रही है। आइए समस्या को जानने के लिए पुनः जो है इतिहास में चलते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत जब हम आप चलेंगे तो हमने आपको बताया कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1923 में वक्फ एक्ट, यानी वक्फ को लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल किया। और वक्फ एक्ट के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, एकदम समझते जाइएगा, एकदम नारी शक्ति से जोड़ के बताऊंगा, एक भारत सशक्त भारत की भी बात बताऊंगा, विविधता में एकता की भी बात बताऊंगा, कैसे यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है, कैसे यह देखा जाए समानता के अधिकारों की रक्षा करता है ना, कैसे यह प्रशासन को बेहतर बनाता है। सारी चीजों को हम आप अभी देखेंगे अंत में। जब तक हमें किसी विषय के बारे में एकदम जड़ से, है ना, एकदम रूट से, ये कह सकते हैं एकदम जमीनी स्तर से जो है जानकारी ना हो, तब तक हम किसी भी विषय के विश्लेषण तक जो है, बेहतर विश्लेषण तक जो है नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1923 में वक्फ एक्ट के माध्यम से वक्फ प्रॉपर्टी को के मैनेजमेंट, वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी, है ना। यही ट्रांसपेरेंसी जो आप सदन से लेकर सड़क तक जो किसमें कॉन्स्पिरेसी और डिस्प्यूट में बदल गई है ना। करेंगे, एक एक बात की पुष्टि करेंगे। तो वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत उसके मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी के लिए, यानी ये कह सकते हैं कि प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए जो है वक्फ प्रॉपर्टी को क्या करना था, सुनिश्चित करना था। किसके माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1923 में वक्फ एक्ट के माध्यम से जो है वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट और प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। 1923 का जो है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य जो है यही था। तो क्या क्या सुनिश्चित करना था, जो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी कह लीजिए या फिर उसके इनकम को कर लीजिए, उसका यूज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यानी सही तरीके से जो उद्देश्य, वक्फ का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस उद्देश्यों के लिए, यानी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए जो है कुछ प्रोविजंस किए गए। क्या प्रोविजंस किए गए, कुछ प्रोविजंस किए गए। क्या, तो वक्फ ट्रस्टी, और दूसरा
गवर्नमेंट। तो वक्फ प्रॉपर्टी यानी उसकी इनकम का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके प्रोविजन के लिए वक्फ ट्रस्टी और गवर्नमेंट के द्वारा। तो वक्फ ट्रस्टी कौन है? वही मुतवल्ली जिसे आप कहते हैं, जो इसके मैनेजमेंट का काम करना है। तो मुतवल्ली के द्वारा जो जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, यानी जो आय और व्यय है ना, यानी ये कह सकते हैं कि जो आय और व्यय है उसको उसका क्या करना होगा, रिकॉर्ड रखना होगा। देखिए लिमिटेड समय में आपको समझा सकूं इसलिए ज्यादातर मैं सिंबल का यूज कर रहा हूं। अगर मेरे शब्द आपको याद रहेंगे तो उसके भाव और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं एक समझ के रूप में आपके रहेंगे। एक्चुअल में हमें मुद्दे को क्या करना है, समझना है और फिर मेंस में और इसके आंसर राइटिंग के फॉर्म में जो है शामिल करना है। ठीक। तो हमने कहा कि प्रोविजन वक्फ ट्रस्टी का काम, जो मुतवल्ली है वो आय व्यय का क्या करेगा, रिकॉर्ड का काम करेगा। और गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, सरकार को वक्फ प्रॉपर्टी के, जो वक्फ प्रॉपर्टी है ना, यानी कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है इसके अकाउंट का क्या करने के लिए कहा गया, इसके अकाउंट का जो है जांच करने का जो है क्या किया गया, अकाउंट का जांच करने का राइट दिया गया। यानी 1923 में जो है ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो है जिस प्रोविजन को लेकर के आया जा रहा है, इस प्रोविजन के अंतर्गत देखा जाए इसकी मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, प्रोविजन लेकर के आए। इसमें वक्फ ट्रस्टी और गवर्नमेंट के द्वारा जो है पारदर्शिता और देखा जाए सहभागिता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जो है ये नियम कायदे लाए गए। और इस नियम कायदे में क्या कहा गया कि मुतवल्ली को जो है आय व्यय का रिकॉर्ड रखना होगा और सरकार क्या करेगी, इन अकाउंट का, यानी ये जो रिकॉर्ड रखा गया है इसकी जब चाहे तब वो क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। यानी ब्रिटिश सरकार के समय तो हमें वही चीजें तो दिखाई दे रही हैं जो अभी संशोधन के माध्यम से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी, हालांकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है भारतीयों को जो है जैसे राष्ट्रवाद को कमजोर करना होता था तो बड़ा बढ़िया लॉलीपॉप पकड़ाते थे सब, है ना। तो उसी तरीके से उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कैसे ब्रिटिश सरकार इस पर जो है कानून लेकर के आ रही है, इसके पीछे का भी एक इतिहास है, अभी मैं उसको भी आपको बताऊंगा, है ना। और फिर दूसरा जो एक्ट आता है, यानी कि ये एक पक्ष को हमने देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये आप एक बार सीन कर लीजिए, जो 1923 के हमने जो है एक्ट के बारे में जो है आपको बताया है। ठीक। अब आइए देखिए, मेरी कॉपी बहुत बड़ी है, आपकी कॉपी बहुत बड़ी नहीं होगी, तो आप मैनेज करिएगा, ठीक है ना। वक्फ एक्ट 1935, एक सेकेंड, ठीक, 1935। अब वक्फ एक्ट 1935 के माध्यम से जो है जो प्रॉपर्टी है, जो दान की गई प्रॉपर्टी, जब भी कहें दान की गई, अपने से ध्यान रखिएगा, डोनेट की गई प्रॉपर्टी जो है उसके मैनेजमेंट को, उसके मैनेजमेंट को और जो है क्या किया गया, बेहतर बनाया गया, मोर इफेक्टिव, उसके प्रबंधन को और बेहतर बनाने का जो है प्रयास किया गया, ताकि वास्तव में उसके सही उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, ताकि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है इसका क्या ना हो सके, मिस यूज ना हो सके, ताकि इसका मिस यूज ना हो सके। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए 1935 में क्या किया गया, जो सरकारी निगरानी है, यानी सरकार की जो देख रेख है, सरकारी निगरानी को क्या कर दिया गया, सरकारी निगरानी को जो है बढ़ा दिया गया। ठीक। साथ ही आप देखिएगा कि वक्त से संबंधित जो है डिस्प्यूट जो है, वक्त से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है उसके समाधान के लिए जो है न्यायिक प्रक्रिया तय की गई।
कि भैया न्यायपालिका के माध्यम से, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है अगर वक्त से संबंधित कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। आप देखिए कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, और ऐसे ही परिवर्तन होते होते हम आप जो है आज के इस अमेंडमेंट बिल पे आ जाएंगे, है ना। तो न्यायिक प्रक्रिया तय कर दी गई, और न्यायिक प्रक्रिया जब तय की गई तो इसमें जो है जो मुतवल्ली है ना, यानी जो ट्रस्टी है, ये जो मुतवल्ली है, इसे वक्फ के संपत्ति के प्रबंधक को, यानी कि मुतवल्ली जो है, जो ये वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है, इसके प्रबंधन की भूमिका ये जो मुतवल्ली निभा रहा है, यानी जो ट्रस्टी के रूप में है, इसकी जो है जवाबदेहिता को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। इसकी जवाबदेहिता को बढ़ाया गया, और इसकी जवाबदेहिता को जब बढ़ाया गया तो इसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि जवाबदेहिता के अंतर्गत जो है रिकॉर्ड से लेकर के इनकम जो है, एक्सपेंडिचर से लेकर के आय व्यय सभी चीजों को जो है शामिल किया गया, है ना। तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा आप देखिए कि 1923 और 1935 में ये जो एक्ट लेकर के आया जा रहा है वक्त से संबंधित, एक प्रश्न तो हमारे आपके भीतर यह भी निकल करके आता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसा किया किया जा रहा है, लीगल फ्रेमवर्क में क्यों लेकर के आया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन तो 1600 में ही भारत में हो गया था, व्यापार कर रही थी कंपनी, और धीरे धीरे देखा जाए प्लासी और बक्सर से भारत पर उसने जो है 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 के बाद से उसने भारत में राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक वर्चस्व जो है स्थापित हो गया था। और धीरे धीरे वह प्रक्रिया बढ़ती ही गई, और भारत में जो है जब राष्ट्रवाद का उदय होता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो सबसे पहले, उससे भी पहले 1857 में भारतीयों का जबरदस्त तरीके का विद्रोह होता है, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं आप, रिवोल्ट ऑफ 1857। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे बहुत सारे विद्रोह आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ ही आप देखेंगे भारत में क्या है, आजादी की लड़ाई एक मंच से जो है प्रारंभ हो जाती है। और आजादी की लड़ाई एक मंच से प्रारंभ हो जाती है, और मंच के साथ ही आप देखेंगे कि आजादी की लड़ाई में जो है विचारधारा की भूमिका भी जो है क्या है, काफी महत्वपूर्ण है ना। विचारधारा की भूमिका के अंतर्गत आप देखेंगे तो हम 1885 के बाद जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को जो है 3 चरणों में बांट करके देखते हैं, है ना। तो 3 चरणों में जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को बांट करके देखते हैं तो पहला जो चरण होता है वो 1885 से 1905 का है, दूसरा 1905 से 1919 का है, और तीसरा जो है 1919 से 1947 का है। देखते जाइएगा, अभी समझ में आएगी बातें। इसे उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं, इसे उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं, और इसे जो है गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, पूरा भारत का जो है स्वतंत्रता संघर्ष है। हम आप जो है जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो कहां हमें देखने के लिए मिल रहा है, इस फेज में देखने के लिए मिल रहा है जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1923 और 1935 में जो है वक्त से संबंधित जो है एक्ट लेकर के आया जा रहा है। समझिएगा बात को। यह वो चरण है कि जब कांग्रेस की स्थापना हो गई और कांग्रेस के मंच से जो है आंदोलन आगे बढ़ रहा था, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए सबसे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। यह सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुस्लिमों के इस सुझाव को, यानी कि ये जो कानून के रूप में मांग की जा रही है, इतनी आसानी से शामिल कैसे कर लिया गया, क्योंकि इस पक्ष को अपने पक्ष में करके भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की नीतियों का जो है सहारा लिया गया। तो जो डिमांड की गई उसको फुलफिल किया गया। कैसे डिमांड की गई, ये भी एक इतिहास का हिस्सा है, हम आप उस इतिहास को भी एक बार अभी देखेंगे। तो आप देखेंगे कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। फिर आप देखेंगे कि जो उदारवादी और उग्रवादियों में आपसी मतभेदों के कारण, आपसी देखा जाए विचारधारा के न मिलने के कारण, ये विचारधारा की लड़ाई है ना। अनेकों विचारधाराओं को आप देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष में, आप देख सकते हैं, है ना। तो 1905 में आप देखेंगे कि बंगाल का विभाजन हो रहा है, और 1907 में सूरत का विभाजन हो रहा है, और 1909 में देखा जाए
क्या किया जा रहा है। और 1905 के बाद ही आप देखिए कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जा रही है। क्यों कहा जा रहा है कि ये जो विभाजन किया गया है बंगाल का, ये आपके पक्ष में है। यही कारण है कि ढाका के सलीमुल्लाह और आगा खान ने मिलकर के क्या कर दिया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी और अपने तरीके से आंदोलन को चलाने का क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया। इसी रूप में आप देखेंगे कि 1907 में सूरत का विभाजन, 1909 का पार्लियामेंटो सुधार इत्यादि आप देखेंगे। 1914 से 18 विश्व मतलब देखा जाए वर्ल्ड वॉर की जो है राजनीति को आप देखेंगे। 1916 में लखनऊ समझौता, होम रूल यानी इत्यादि सारी चीजों को देखेंगे। उन सभी का उद्देश्य था भारत से देखा जाए अंग्रेजी शासन को समाप्त करना, है ना। तो उदारवादी वो लोग थे जो ब्रिटिश छत्र छाया में ही भारत में देखा जाए सुधारों के पक्षधर थे, और उग्रवादी वो लोग थे जो भारत से देखा जाए ब्रिटिश सरकार को मुक्त करके अपने तरीके से शासन चलाने के पक्षधर थे। तो कभी आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षा में जो है मुलाकात हुई तो बहुत विस्तार तरीके से इसको हम आप देखेंगे। लेकिन एक मुद्दा यह है कि अंग्रेज सरकार के द्वारा इतनी सरलता से इसे लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है शामिल किया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है कि भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर करना, है ना। और राष्ट्रवाद को कमजोर करने की दिशा में पहला कदम तो 1906 में ही, यानी उससे भी पहले 1905 का बंगाल विभाजन, उससे भी पहले भी जो है फूट डालो राज करो की नीति के सहारा के अंतर्गत जो है लिया गया था। यानी ये सारी चीजें इसके अंतर्गत जो है शामिल होती हैं। यानी इतनी आसानी से ब्रिटिश सरकार ने कैसे इस चीज को मान लिया, इसके लिए भी क्या है, एक स्टोरी है। यानी ये कह सकते हैं कि इसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। भाई क्लास तो लंबी होगी, आप मस्त एसी में बैठे हुए हैं, मैं खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एनर्जी से पूरी तरीके से भरा हूं कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को जो है मैं आपको आप तक जो है पहुंचा दूं और आप जैसे बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएं। ये तो जानने का विषय है, मुझे नहीं लगता है कि ये थकने का विषय है ना। चलिए, तो ब्रिटिश रूल में आप देखेंगे कि वक्फ लॉ बनाने की सलाह प्रमुख रूप से, अगर आप देखेंगे कि ये जो एक सेकेंड, है ना, तो ये जो वक्फ लॉ है इसको बनाने की सलाह जो है सबसे पहले आप देखेंगे कि सर शादीलाल, है ना, वो शादीलाल घर जोड़े नहीं है गोविंदा के पिक्चर वाला, ठीक। ये सर शादीलाल और जो है सर शाह सुलेमान, है ना। ये ब्रिटिश सरकार के समय में आप देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ये लोग जो है जुडिशियल ऑफिसर थे, न्यायिक अधिकारी थे। एक्चुअल में इन्हीं के द्वारा जो है इस वक्फ लॉ को जो है इससे संबंधित जो है ड्राफ्टिंग वगैरह पे बात की जा रही है। और मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे कि इन्हीं न्यायिक अधिकारियों की जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन्हीं न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से जो है, अगर इसके एडवाइस की बात करें, है ना, इसके एडवाइस की बात करें तो एक ब्रिटिश लॉ ऑफिसर थे, ब्रिटिश लॉ ऑफिसर थे जिनका नाम था सर विलियम हेनरी। अरे एक ही में लिख दे रहा हूं क्या, सर विलियम हेनरी हर्बर्ट। इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी एडवाइस को, ब्रिटिश लॉ ऑफिसर इन्होंने ही जो है एडवाइस किया। और इन्हीं के एडवाइस के अंतर्गत आप देखेंगे 1922 में एक केस था न्यायालय में अबुल फजल का, ब्रिटिश न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है एक अबुल फजल का केस था। और उस अबुल फजल के केस में जो है कोर्ट ने जो है एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया। ब्रिटिश कोर्ट ने जो है एक एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया। क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया, तो कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि जो वक्फ
अलाल, ए है यहां पर, आप यूज कर सकते हैं। वक ए अलाल औलाद जो है ये वैध नहीं होगा। यानी कोर्ट ने अबुल फजल के केस में ये कहा कि वक्फ ए अलाल औलाद जो है वैध नहीं है। अब इसका मीन क्या निकल करके आता है? इसका मीन होता है कि वक्फ नॉट फॉर फैमिली बेनिफिट, यानी वक्त जो है फैमिली उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं है। फैमिली उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है? सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। तो पहला केस जो है वक्त को लेकर के जो है जब लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल हुआ, तो जब कोर्ट ने देखा जाए 1922 में वक्त ए अलाल औलाद को जो है क्या किया कि ये कहा कि ये वैध नहीं है ना। तो इसी के अंतर्गत जो है पहला क्वेश्चन मार्क जो है शुरुआत होती है, और पहले जो है इस पे क्वेश्चन मार्क जो है लगाया जाता है। अब ये क्या लगाया जाता है? तो इस निर्णय से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको जो है क्या हुई, थोड़ा सा बुरा लगा और उनकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि पारिवारिक वक्फ जो है उस समय क्या है, एक आम प्रथा थी। तो उनको बुरा लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए इस निर्णय से मुस्लिम समुदाय में चिंता बढ़ गई थी। और 1923 में आप देखेंगे कि 1923 में क्या हो रहा है कि ब्रिटिश न्यायाधीशों और लॉ कमीशन ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक मुस्लिम समुदाय के, इसमें आप देखेंगे न्यायाधीशों की भूमिका और लॉ कमीशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इसने कहा कि जो धार्मिक और सामाजिक राइट्स हैं, यानी धार्मिक और सामाजिक अधिकार हैं, अधिकारों को बनाए रखना जरूरी है। इसलिए एक क्या है, विशेष कानून की आवश्यकता है। ये समय कब चल रहा है? 1923 का। और कारण आपको पता है कि क्यों 1923 में जो है इस चीज की स्वीकार्यता हो रही है। ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि क्यों ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से, और जो हेनरी हर्बर्ट हैं उनके द्वारा कैसे जो है इसको आसानी से स्वीकार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश कर दिया जा रहा है ना। यानी कुल मिला जुलाकर कहा जाएगा कि धार्मिक सामाजिक अधिकार जो है बनाए रखना जरूरी है, इसलिए एक विशेष कानून की आवश्यकता है। और विशेष कानून की आवश्यकता है तो इसकी क्या हो गई, ड्राफ्टिंग प्रारंभ हो गई, इसका प्रारूप बनाना तैयार हो गया। अब प्रारूप बनाना तैयार हो गया, आगे चलकर यही जो है क्या है, मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट के रूप में क्या हुआ, पारित हुआ। समझ में आई? हम आप मुस्लिम वैलिडेटिंग एक्ट के बारे में आ गए, जो सदन में बार बार जो है चिल्लाया रहा था। ठीक, यानी ये था ब्रिटिश के अंतर्गत, ब्रिटिशर्स ने भी इसमें सुधार करने का काम किया। अब जो है 1935 की बात चल रही है। ठीक, 1935 की बात चल रही है। फिर आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इसमें जो है ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत में जो है, भारत को आजादी प्राप्त हो गई। 1947 में भारत जो है एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बना, और भारत की संसद ने काम करना प्रारंभ किया। और भारत की संसद ने काम करना प्रारंभ किया जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, और भारत की संसद ने कार्य करना प्रारंभ कर चुकी थी, है ना। और स्वतंत्र भारत की सरकार ने सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या किया, वक्फ एक्ट 1954 पारित किया। वक्फ एक्ट 1954 को क्या किया, सरकार के द्वारा पारित किया गया। और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है क्या करने का, वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, वही सेम चीजें, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। वक्फ एक्ट 1954 के माध्यम से वक्फ प्रॉपर्टी का जो है प्रबंधन, सुरक्षा
और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के उद्देश्य से क्या किया गया है, इस एक्ट को जो है पारित किया गया है ना। और एक्ट के माध्यम से यही कहा गया कि जो वक्फ की संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का जो यूज है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे पहले जो है इस वक्फ की क्या किया गया, परिभाषा को स्पष्ट किया गया इसी 1954 के एक्ट के माध्यम से, है ना। और साथ ही जो है 1954 में ही जो आज सबसे बड़ा विवाद का विषय है, इसी समय आप देखेंगे क्या किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी जा रही है। वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी गई है ना। प्रत्येक राज्य में जो है वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी। वक्फ काउंसिल अभी बाद में देखने के लिए मिलेगा। वक्फ प्रत्येक राज्य में जो है वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी गई ताकि राज्यों में जो है वक्फ की संपत्ति है उसका मैनेजमेंट करने का काम कौन करेगा, ये मतलब उसकी देखरेख करने का काम इस बोर्ड को सौंप दिया गया। तो वक्फ बोर्ड की स्थापना इसी समय आ गई। और वक्फ बोर्ड का काम क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, है ना, इनकम का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे देखना, ये सारा काम जो है वक्फ बोर्ड को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 1954 में ही आपको जो देखने के लिए मिलेगा कि 1954 की ही जब हम आप बात करते हैं तो 1954 में ही क्या करिएगा, संपत्ति का सर्वेक्षण, है ना, जिसको लेकर के विवाद है, जो कि एक जो है सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा जो है, एक जो है सर्वेक्षण आयुक्त जो है सर्वे कमिश्नर के द्वारा किया जा रहा था, उसी को तो अभी चेंज किया गया है। अब इसे किसके अधीन कर दिया गया है, कलेक्टर के अधीन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधीन कर दिया गया है ना। तो अभी हम आप 1954 देख रहे हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं आएंगे बल्कि सर्वे कमिश्नर के द्वारा जो है सर्वे किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा जा रहा है कि जो वक्फ की, समझते चलिएगा, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका सर्वे क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, है ना। और इसके लिए इस सर्वे को कंपलसरी कर दिया गया। इस सर्वे के लिए जो है ये क्या किया गया, वक्फ सर्वे कमिश्नर, है ना, एक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया, इनको अपॉइंट कर दिया गया। और साथ ही साथ यानी देखते चलिए 1954 में एक्ट आया, है ना, स्वतंत्र भारत की सरकार ने इस एक्ट पर काम करना प्रारंभ किया। 1954 में जो ब्रिटिश सरकार के समय की कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया और अपने तरीके से जो है इस पर कानून को बनाने का जो है प्रयास किया और कानून को बनाया भी। तो सरकार के द्वारा 1954 में जो वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित जो है उसके मैनेजमेंट को लेकर, उसके सिक्योरिटी को लेकर, उसके प्रशासन को लेकर के 1954 में जो ये एक्ट पारित किया जा रहा है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी का, वक्फ प्रॉपर्टी का यूज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया गया। वक्फ बोर्ड के माध्यम से मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और इनकम के यूज को देखा गया कि वक्फ बोर्ड देखेगा कि ये सही तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। और वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे करने के लिए सर्वे अनिवार्य कर दिया और इसके लिए एक सर्वे अधिकारी जिसको सर्वेक्षण आयुक्त जो है ना, सर्वे कमिश्नर के नाम से जाना जाता है, सर्वेक्षण आयुक्त को जो है नियुक्त कर दिया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि जो वक्फ का है ना ट्रस्टीज है, यानी ये कह सकते हैं जो मुतवल्ली है उसकी अकाउंटेबिलिटी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, उसकी जवाबदेहिता को बढ़ा दिया गया। और जवाबदेहिता को इस कदर बढ़ाया गया कि संपत्ति और वित्तीय लेन देन का हिसाब देना उसके लिए क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। और अगर ट्रस्टी के द्वारा, यानी यह भी कहा गया कि यदि जो मुतवल्ली है इसके द्वारा अगर देखा जाए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, यानी ट्रस्ट की संपत्ति से रिलेटेड, यानी कि देखा जाए वक्फ की संपत्ति से रिलेटेड, यानी वक्फ में किसी संपत्ति को शामिल कर लेना या बिना पूछे वक्फ की संपत्ति को किसी और को हस्तांतरित कर देना या बेच देना, अगर इसके द्वारा कोई
प्रॉपर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है तो उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, है ना। और वक्फ से जुड़े विवादों के लिए, यानी वक्फ के अंतर्गत जो है, जो डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए एक जो है, एक महत्वपूर्ण आप देखेंगे वक्फ ट्रिब्यूनल का जो है क्या कर दिया गया, फॉर्मेशन कर दिया, वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया। यानी हमें वो मुद्दे मिलते जा रहे हैं जिसमें देखा जाए भारत के गृह मंत्री सदन में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हम वक्फ में थोड़ी ना प्रवेश कर रहे हैं, हम वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में जो है क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ये अब और वक्फ ट्रिब्यूनल में जो है उसके निर्णय में जो है परिवर्तन कर रहे हैं। तो हमें वक्फ बोर्ड भी मिल गया, वक्फ काउंसिल भी मिल गया और वक्फ ट्रिब्यूनल भी मिल गया जिसको लेकर के विवाद है। लेकिन अभी यहां पर हमें आपको सब कुछ क्या है, ठीक दिखाई दे रहा है। अभी हमें आपको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर देखने के लिए क्या है, नहीं मिल रही है ना। तो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो है गठन किया गया। और अब आप देखेंगे कि जो वक्फ, यानी ये कह सकते हैं कि जो वक्फ एक्ट 1954 है, वक्फ एक्ट यानी जो वक्फ अधिनियम जो 1954 है, भारत में वक्फ संपत्तियों के सुरक्षा और प्रशासन के उद्देश्य से सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला संगठित प्रयास था। भाई 1954 में ही तो बात आ रही है, उसके पहले ब्रिटिश सरकार थी, 1947 के पहले जब संविधान दिया उसके बाद ही जो है संविधान लागू हुआ, उसके बाद ही जो है परिवर्तन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो पहला सामाजिक संगठन मतलब देखा जाए संपत्तियों के, वक्फ संपत्तियों के सुरक्षा और प्रशासन के लिए पहला एक संगठित प्रयास था। और फिर आप 1995 और 2013 में इसमें क्या करते हैं, संशोधन यानी अमेंडमेंट को जो है देखते हैं। तो अब हम आप जिसको देखेंगे, जिस एक्ट को देखेंगे वो क्या है, 1995 का है। ये क्या है, यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है ना। तो थोड़ा सा हम भी पानी पी लें, थोड़ा आप भी पी लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आराम से, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम आप जो है वक्फ एक्ट 1995 के बारे में जानते हैं। देखिए मैं चाहता तो पीपीटी बना करके आपको प्रेजेंटेशन करके बहुत आसानी से दिखा सकता था, है ना। तो पीपीटी बना करके खाली उसको प्रेजेंट कर देना, मुझे लगता है वो एक इंटरटेनमेंट का साधन है। असली पढ़ने का तरीका यही है कि आप स्केच बना बना कर पढ़ें, है ना, समझ कर चीज़ों को पढ़ें। तो मैं प्रेजेंटेशन के तरीके से कहानी दिखा देता। अभी मुझे लगता है कितना समय हो गया है, 1 घंटे 22 मिनट 43 सेकंड 50 सेकंड के आसपास हो चुका है, 43 सेकंड के आसपास कक्षा हो चुकी है। मुझे लगता है ये कक्षा अभी 45-50 मिनट में समाप्त हो चुकी होती, लेकिन विश्वास मानिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होता, है ना। तो शॉर्टकट नहीं अपनाइए, शॉर्टकट हमेशा जो है खतरनाक होता है। एक्चुअल में मंजिल पे पहुंचने वाला जो व्यक्ति होता है, एक एक सीढ़ी जो चढ़ करके मंजिल पे अपनी पहुंचा होता है, अगर वो मान लीजिए कि मंजिल पर पहुंच के गिर भी जाता है तो उसको रास्ते पता होते हैं कि किन रास्तों के सहारे उस दोबारा मंजिल पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है ना। तो शॉर्टकट नहीं अपनाइए, नहीं तो फिर जो है शॉर्टकट जो है समस्या को आमंत्रित करता है। ठीक, तो आइए वक्फ एक्ट 1995 के हम आप ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव को देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वही काम, वक्फ प्रॉपर्टी का क्या करना, मैनेजमेंट करना, उसकी सिक्योरिटी को बेहतर करना और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना, वक्फ प्रॉपर्टी के ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना और उसकी अकाउंटेबिलिटी
बिलिटी को भी जो है क्या करना, ये सिंबल जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को इंक्रीज करना। और जब ये नीचे की तरफ होता है, ऐसे होता है ना, तो इसका मतलब होता है डिक्रीज करना। इतना तो समझते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं आप, ठीक। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को जो है बढ़ावा देना, यानी 1995 के एक्ट का भी यही उद्देश्य था। और एक्ट के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में जो है वही वक्फ बोर्ड जो है, जिसकी स्थापना पहले की जा सकी है, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां पर आपको जो है एक इंपॉर्टेंट चेंज देखने के लिए मिलेगा, है ना। इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि 1964 में जो है क्या है, केंद्रीय वक्फ परिषद, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो गठन हो रहा है 1964 में, ये यहां इसमें शामिल है। और 1964 में देखा जाए तो इसका वर्क जो है जो तय किया गया, जो 1995 में भी देखा जा रहा है, पूरे देश में जो है वक्फ की संपत्ति की क्या करना, निगरानी करना। और वक्फ की संपत्ति की निगरानी करने के साथ साथ एक्चुअल में जो वक्फ काउंसिल है वो क्या करती है, वक्फ बोर्ड को मार्गदर्शन देने का कार्य करती है और सरकार की नीतियों को लागू करने में सहायता करने का क्या करती है, मतलब सहायता करने का कार्य करती है। किसको देती है, वक्फ बोर्ड को जो है उसका मार्गदर्शन करेगी और सरकार की नीतियों से उसको क्या करेगी, परिचित कराएगी। तो इसकी निगरानी को जो है क्या कर दिया गया, संपत्ति की निगरानी जो है करना इसका वक्फ काउंसिल का काम है। और यहां पर क्या किया गया 1995 में, तो वक्फ प्रॉपर्टी जो है, वक्फ प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को जो है अनिवार्य कर दिया गया। सर्वे के लिए वही सर्वेक्षण आयुक्त जो पहले थे, वही जो है सर्वे कमिश्नर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक्ट के द्वारा मतलब इस एक्ट के द्वारा आप देखेंगे कि ये जो 1995 का ये जो एक्ट है, वक्फ बोर्ड को ये अधिकार दिया गया कि वह अवैध कब्जे को हटाने के लिए, यानी जो भी अवैध कब्जा अगर वक्फ की संपत्ति पर किया गया उसको हटाने के लिए न्यायालय की भी क्या कर सकता है, सहायता ले सकता है। वक्फ संपत्ति के लिए मतलब इस एक्ट के माध्यम से यह भी प्रावधान किया गया कि पहले तो वक्फ की संपत्ति लीज पे नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर वक्त की संबंधी लीज मतलब अनुबंध पर, अगर लीज पर नहीं, अगर लीज पर दी भी जाती है तो उससे जो संपत्ति, यानी ये कह सकते हैं कि उससे जो आय होती है, आय जो उससे होती है उसका उपयोग जो है धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या फिर समाज कल्याण के लिए ही किया जाएगा, किसी व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है नहीं किया जाएगा। और वक्फ संपत्ति के विवादों के समाधान के लिए आप देखेंगे कि ये मतलब जो है तत्पर रहेगी वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड। और न्यायालय में चाहे तो देखा जाए न्यायालय के माध्यम से भी समाधान पाया जा सकता है। यानी फिर आगे चल करके आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण परिवर्तन 1995 में और 2013 तक देखा जाए बहुत सारे परिवर्तन आप देखेंगे। अब 2013 को मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें वो सुधार नहीं हो रहे हैं। अमेंडमेंट किसमें हो रहा है, 1995 की 40 जो प्रावधान थे जिसको शामिल किया गया था उसमें 14 को जेपीसी ने मंजूरी दी और संसद में सदन में उसी पर जो है बहस और चर्चाएं हुई और उसके बाद बिल जो है एक्ट के रूप में परिवर्तित हुआ, है ना, यानी कि प्रस्ताव जो है अधिनियम बना। तो आप देखेंगे कि समय के साथ मतलब देखा जाए प्रावधानों के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है उसकी ऑटोनॉमी, यानी वक्फ बोर्ड की जो है ऑटोनॉमी ये कह सकते हैं, उसकी जो स्वायत्ता है, उसकी स्वायत्ता को बढ़ाया गया ताकि वह स्वतंत्र तरीके से क्या कर सके, कार्य कर सके। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, है ना, सुरक्षा को बढ़ाया गया। और सुरक्षा को जब बढ़ाया गया तो ये कहा गया कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है क्या है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर नहीं कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के उसकी स्वायत्ता को बढ़ाया गया।
स्वायत्ता के साथ ही उसकी सुरक्षा बढ़ी और सुरक्षा के उद्देश्य से देखा गया कि कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, जो वक्त की संपत्ति है, वक्त की प्रॉपर्टी जो है, उसको जो है एक्वायर नहीं कर सकता है, उसको अधिग्रहित नहीं कर सकता है। दूसरा आप देखेंगे कि और परिवर्तन क्या किया जा रहा है, और परिवर्तन के अंतर्गत आप देखेंगे कि वक्फ काउंसिल के पावर को भी जो क्या बढ़ा दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। बस अब हम आप निकट ही हैं। वक्फ काउंसिल के पावर को भी बढ़ा दिया गया। अब वक्फ काउंसिल के पावर को बढ़ा दिया गया, यानी ये कह सकते हैं कि इस समय अब आप देखेंगे, ये विशेष रूप से 2013 में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, अब वो क्या होगी, उसकी पावर को बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि यह एक एडवाइजरी संस्था, परामर्शदात्री संस्था नहीं होगी। ये सिंबल जो कट का लगा हुआ है, क्रॉस का लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह एक एडवाइजरी संस्था नहीं होगी। तो कहा गया भैया अब किस तरीके की संस्था होगी, तो एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ये जो है एक पॉलिसी मेकिंग और डिसिप्लिनरी बॉडी होगी, है ना। यानी ये कहा गया कि एक पॉलिसी मेकिंग यानी कि नीति बनाने वाली, और जो है एक क्या होगी, एक अनुशासनात्मक जो है इकाई होगी, जो क्या करेगी, वक्फ काउंसिल के लिए एडवाइजरी नहीं बल्कि पॉलिसी नीति निर्माण का जो है कार्य करेगी। और नीति निर्माण के साथ साथ जो है अनुशासनात्मक इकाई के रूप में ये देखेगी कि वक्फ बोर्डों के द्वारा सही तरीके से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसके अनुशासन को भी जो है देखने का कार्य करेगी, है ना। और इसी समय आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण, इसी एक्ट के माध्यम से देखा जाए 19 जो है, यानी विवाद क्या है, हम आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 1995 और 2013 को दोनों को ही एक साथ देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल जो है, वक्फ ट्रिब्यूनल के जो है पावर को भी क्या कर दिया जा रहा है, उसकी शक्ति को भी जो है बढ़ा दिया जा रहा है। और शक्ति को बढ़ा करके ये कहा जा रहा है कि किसी भी सिविल कोर्ट में, किसी भी सिविल कोर्ट में जो है वक्फ के संबंधित जो डिस्प्यूट है, वक्फ से संबंधित जो डिस्प्यूट है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी इसके लिए आप किसी भी सिविल कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते हैं। ये बताइए कि देश में विधि का शासन है ना, कानून का शासन है ना, और कानून के शासन का आधार क्या है, भारत का संविधान, वही कानून की पुस्तिका जिसके माध्यम से इस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इस देश के जो शासन है ना, उसको मतलब देखा जाए गवर्नेंस को गवर्न करने का काम किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि कोई ऐसा कानून जो बन जाए, ऐसा कानून जो पारित हो जाए कि जो किसी संस्था को इतनी ज्यादा स्वतंत्रता प्रोवाइड कर दे, एक तरीके से ये देखिए कि ये न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए, ये सरकार से भी ऊपर हो गए, और सबसे बड़ी बात, जिस देश में विधि का शासन है उस विधि से भी ऊपर हो गए। तो व्यवस्थाएं चलेंगी कैसे, डिस्प्यूट होगा कि नहीं होगा। ऐसी स्थिति में डिस्प्यूट होना एक स्वाभाविक सी बात है। यानी इतने से देखा जाए, यानी कि एक तो सबसे बड़ी समस्या एक 1995 के द्वारा ये जो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चेंज किए जा रहे हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को निगरानी दिया गया, रिकॉर्ड दिया गया, वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को बढ़ा दिया गया, और कहा गया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वक्फ प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है, अगर वक्फ की संपत्ति है तो उसको क्यों एक्वायर करेगा, ये तो अच्छा नियम है। लेकिन वक्फ काउंसिल की पावर को बढ़ा करके इसे जो है पॉलिसी मेकिंग और न्यायपालिका के ऊपर और विधि के शासन के ऊपर भी जो अधिकार दिया जा रहा है, ये क्या है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इससे जो है डिस्प्यूट बढ़ता गया और समस्याएं बढ़ती गई, और वर्तमान में सरकार ने इसमें जो है संशोधन का जो है संशोधन को जो है निश्चित कर लिया कि भैया हम इसमें संशोधन करेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है कि ऐसे कानूनों में जो है वर्बली संशोधन नहीं हो सकता है, बल्कि एक कानून के माध्यम से जिसे सदन में पेश करके लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया, और फिर जो है राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो है ये एक्ट बना, है ना। यानी जो मैं बातें आपको कर रहा हूं, अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि जो वक्फ है उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट होता है
तो उस डिस्प्यूट के जो है जो सॉल्यूशन के पर्पस से, यानी वक्त की प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट, यानी वक्त की प्रॉपर्टी को लेकर के जो डिस्प्यूट है उसके सॉल्यूशन के पर्पस से जो बिल जो है 2024 में लेकर के आया गया था, वही जो है एक्ट के रूप में क्या है, पारित हो चुका है समस्या के समाधान के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हमने तो समस्या कहीं देखी नहीं, देखी है 4-5 समस्याएं हमने देखी है। अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहे होंगे, क्लास का हिस्सा रहे होंगे और आप एक्टिंग नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे तो जरूर आपको वो मुद्दे दिखाई दिए होंगे, और नहीं दिखाई दिए होंगे तो अभी भी क्लास में है, ध्यान लगाइए, अभी आगे फिर मिलेगा, तब हम आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, आपको भी जानकारी हो जाएगी। यानी वक्त की प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के उसके सॉल्यूशन के पर्पस से बिल लेकर के आया गया जो है अगस्त 2024 में जो अब एक्ट बन चुका है। यानी ये कह सकते हैं कि वक्त प्रॉपर्टी के अब मुद्दा क्या आता है, विवाद क्या है, इससे संबंधित जो विवाद क्या है वो हम आप देखते हैं। ये बिल लेकर के आया, तो जब बिल लेकर के आया गया तो सड़क से लेकर के सदन तक जो है ये मतभेद और मनभेद आपको देखने के लिए क्यों मिल रहा है। सड़क से लेकर के सदन तक जो है चर्चा और जो है विरोध, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वर्बली संघर्ष भी आपको देखने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट वाली, डिस्प्यूट वाली स्थिति भी देखने के लिए मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा, ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि संसद के द्वारा जो है इस बिल को लेकर के आया गया जो अब एक्ट बन चुका है, इसके पीछे का कारण क्या है। यानी संसद तो बिना वजह जो है सदन में अपना समय तो बर्बाद करेगी नहीं, क्योंकि भाई देश की आबादी के हिसाब से देखा जाए सांसद भी कम है और 145 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व जब इतने लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सदन में समय को तो बेकार नहीं किया जाएगा, है ना, उसका सही उपयोग किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सदन ने ये बिल लेकर के आया ताकि कुछ जो डिस्प्यूट है, इससे संबंधित जो विवाद है उसका जो है क्या किया जा सके, समाधान को किया जा सके, है ना। तो सबसे पहला जो विवाद था वक्त की जो प्रॉपर्टी है। अब देखते जाइए, हम आप विषय पर आ चुके हैं, बस मुश्किल से 20-25 मिनट और लूंगा। वक्त प्रॉपर्टी जो है उसके मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन मार्क था कि ये जो वक्त है इसकी जो संपत्ति है इसका प्रबंधन और साथ ही साथ जो है इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इसकी जो पारदर्शिता है वो वैसी नहीं है जैसा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है इस बोर्ड का गठन किया गया था, ये वैसा काम नहीं कर रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे, होम मिनिस्ट्री, यानी होम मिनिस्ट्री रेलवे के बाद जो है तीसरी सबसे बड़ी किसी संस्था के पास संपत्ति है तो वो वक्त की संपत्ति है ना। तो रेलवे तो भारतीय नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है, सेवा का काम करती है ना। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सेवार्थ भाव से, कल्याण भाव से, भले ही पैसा रुपया लेकर के, भाई पैसा रुपया लेकर के भी आप क्या करेंगे कि अगर रेलगाड़ी एक दिन चलने के लिए बंद कर दें, है ना, तो प्रबंधन का काम करती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कल्याण और नागरिकों के लिए और देश के विकास का भी काम करती है, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है, गुड्स एंड सर्विसेज सब उसी के माध्यम से प्रोवाइड हो पा रही है। आज फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते हैं और 24 घंटे में क्या है वो आपको डिलीवर हो जाता है, वो कहां से आ रहा है ना। दूसरा, होम मिनिस्ट्री, वो सेना जिसके साहस का तो मैं मतलब मेरे लिए शब्द ही नहीं कहने के लिए, उसका साहस जो है मेरे शब्दों से और आकाश और संसार और इस धरती से भी ज्यादा है ना। तो कहीं ना कहीं वह सेना जो है देश को सुरक्षा देने का काम करती है, देश की सुरक्षा में अमूल्य योगदान अपना देती है। 24 घंटे वो सेना के जो जवान है जो बर्फ में, धूप में, है ना, डेजर्ट में जो है हमारा जो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे क्या है, तैनात है। लेकिन उस उद्देश्य से अगर हम वक्त की संपत्ति को अगर हम देखें तो वक्त की संपत्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वक्त की संपत्ति के अंतर्गत कुछ भी नहीं किया गया, उसके माध्यम से भी कल्याण और विकास करने का काम किया गया है। जैसा कि हमने कहा ना कि दरगाह की हमने बात की, हमने ताजमहल की बात की, है ना, ये सारी चीजें हमने आपने जो देखी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इसमें मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो है इस बिल को सरकार के द्वारा लेकर के आया गया।
दूसरा, सबसे ज्यादा जो है इसके रिकॉर्ड को लेकर के, ऑनरशिप को लेकर के विवाद था, है ना। तो आप देखिए कि दूसरा जो है इनकम्प्लीट सर्वे और रिकॉर्ड को लेकर के डिस्प्यूट था, और मुख्य रूप से आप देखिए तो ये ओनरशिप को लेकर के था। तीसरा, इस बिल को लाए जाने के पीछे का पर्पस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी के ये क्या है, सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में है? अगेंस्ट में है, लैंगिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध, है ना। तो मुस्लिम महिलाओं के वक्फ संपत्ति में अधिकार और हिस्सा न मिलना, ये क्या है? लैंगिक समानता के विरुद्ध ही तो है ना। यानी जेंडर इक्वलिटी के, यानी मुस्लिम वुमेन डू नॉट गेट इक्वल राइट एंड शेयर इन वक्फ प्रॉपर्टी, यानी मुस्लिम महिलाओं का वक्फ प्रॉपर्टी में जो है कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक, इसमें भी सुधार किया गया, यानी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के पर्पस से लिए, है ना। यानी जेंडर इक्वलिटी, है ना, जो आपको देखने के लिए मिल रही है, इसको स्थापित करने के लिए, है ना, जो इसके अगेंस्ट प्रावधान है इसको स्थापित करने के लिए भी इस बिल को लेकर के आया गया। यानी हम आप देख रहे हैं कि यह बिल क्यों लेकर के आया गया। अभी 3 मुद्दे देखें। चौथा मुद्दा है कि वक्फ के द्वारा, बार बार ये क्वेश्चन मार्क लगता रहा है कि इसके द्वारा मनमाने ढंग से, है ना, यानी आर्बिट्रेरी डिक्लेरेशन के माध्यम से जो है किसी भी संपत्ति को जो है क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता था, है ना। मनमाने ढंग से क्या कर दिया जाता था, वक्फ की प्रॉपर्टी जो है डिक्लेयर कर दिया जाता था। और इसके कारण क्या हुआ, कानूनी एंड सोशल डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे थे, है ना। तो मनमाने ढंग से देखा जाए किसी की संपत्ति को जो है वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना, तो जैसे ताजमहल का एक विवाद हमने बताया। दूसरा विवाद अगर आप देखेंगे तो सूरत के नगर निगम की जो बिल्डिंग है, ये कहा जाता है कि मुगल काल में जो है वहां पर जो है जो हज के करने लोग जाते हैं उनके लिए सराय का वो स्थान हुआ करता था, लोग वहां रुकते थे। तो वो लंबे समय से इस्लाम का मतलब इस्लाम धर्म के जो है कार्यों के पर्पस के लिए जो है यूज में आती रही है, इसलिए भी वो वक्फ की संपत्ति है ना। तो इसको भी लेकर के जो है विवाद है, यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन, यानी मनमाने तरीके से, यानी आर्बिट्ररी डिक्लेरेशन जो किया जा रहा है, इसके कारण भी आप देखेंगे लीगल और सोशल डिस्प्यूट जो है बढ़ता जा रहा था। तो सरकार ने इसके समाधान के लिए इस बिल को लेकर के आई। पांचवी बात अगर आप करेंगे तो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी जो है बहुत सारा जो है क्या किया गया, वक्फ प्रॉपर्टी। हमने कहा ना, सूरत के नगर निगम को क्या कहा गया कि ये वक्फ की संपत्ति है। तो वक्फ प्रॉपर्टी, इससे संबंधित भी जो है क्या है, डिस्प्यूट लगातार बढ़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड, ये कह सकते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड में जो सभी हितधारक हैं, यानी ऑल स्टेक होल्डर, अगर हम कहें ऑल स्टेक होल्डर्स जो हैं, यानी जो सभी हितधारक हैं, उनको उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, है ना।
यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कह ले चाहे स्टेट वक्फ बोर्ड की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर जो सभी हितधारक हैं उनका उपस्थित न होना भी कहीं ना कहीं देखा जाए क्या करता है, ये अनइक्वेट रिप्रेजेंटेशन को देखा जाए क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसी के कारण आप देखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है बायसनेस, यानी ये कह सकते हैं बायस जो लोग हैं वो आपको दिखाई देगा, है ना। तो वक्फ संशोधन विधेयक जो कि 2024 जो कि अब बन चुका है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसमें संशोधन क्या किया गया है, अभी किस लिए लेकर के आया गया है, हम आप जो है इस पर बातें कर रहे हैं। क्यों इस सुधार की आवश्यकता थी, तो कई सारे मुद्दों को आपने देखा कि वक्फ संशोधन अधिनियम में जो है क्यों सुधार की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले आपने देखा कि वक्फ काउंसिल की पावर को बढ़ा दिया गया, वक्फ काउंसिल की पावर को बढ़ा दिया गया। अब वो एडवाइजरी नहीं होगी बल्कि वो किस प्रकार की होगी, पॉलिसी मेकिंग और डिसिप्लिनरी मतलब जो है बॉडी होगी। वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति को बढ़ा दिया जा रहा है ना। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी में मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के विवाद है ना। और साथ ही साथ देखेंगे इनकम और सर्वे के रिकॉर्ड को लेकर के डिस्प्यूट है कि ऑनरशिप को लेकर के विवाद है कि ये वक्फ की संपत्ति है। इससे संबंधित मैं कुछ केसेस भी आपको बताऊंगा जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसमें जो है एक गैर मुस्लिम की संपत्ति को जो है वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था, तो कैसे उसे न्यायालय ने जो है समानता के सिद्धांत के साथ जोड़ करके बताया, ये भी हम आप जो है अभी आगे देखेंगे। ठीक, यानी ये सारी चीजें जो है वक्फ के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। यानी वक्फ संशोधन विधेयक जो कि अब एक्ट बन चुका है, और ये एक्चुअल में करता क्या है कि हमने आपको प्रारंभ में ही बता दिया है कि ये वक्फ एक्ट 1995 में क्या करता है, संशोधन करता है। इसमें अमेंडमेंट करता है जो कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। एक्चुअल में अगर आप इस एक्ट को देखें, है ना, तो ये एक्ट जो है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, देखिए बिल्कुल एकदम स्केच से एकदम सामान्य तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यानी वक्फ एक्ट 1995 में जो अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि जो 2024 में इससे संबंधित बिल लेकर के आया गया था, ये बिल जो है वक्फ की प्रॉपर्टी के संपत्ति के जो है रेगुलेशन और उसके नियमों, है ना, प्रॉपर्टी से संबंधित जो नियम है उसके रेगुलेशन या विनियमन, उसका रेगुलेशन या विनियमन करता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है, यानी जो भारत की सरकार है, गवर्नमेंट की अगर आप बात करें, जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी विवादों, यानी ये कह सकते हैं डिस्प्यूट, और प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट की अगर बात करें, ताकि गवर्नमेंट का इस पर क्या हो सके, नियंत्रण हो सके, कंट्रोल हो सके, है ना। तो एक सेकेंड होल्ड रखिएगा, कुछ सिस्टम